हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग टैक्स इनवॉइस पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, एंड टैक्स इनवॉइस में सेक्शन 31 के सबसेक्शन 3 पे थे, जो कि स्पेशल केसेस के बारे में बताता है। ठीक है, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 के बहुत सारे क्लॉजेस थे जो कि ए से जी तक थे, एंड हम लोगों ने फ्रेंड्स 3 क्लॉजेस जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 31(3)A जो था वो हमें रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस के बारे में बताता था कि हम कब इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो था कि अगर जिस दिन आप लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके 30 डेज के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो फिर आप उस पीरियड के सेल के लिए, मतलब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, उसके बीच आपने जो सेल किए हैं, जो सप्लाई किए हैं, उसके अगेंस्ट आप लोग रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। ठीक है, 31(3) का जो बी था वो बोल रहा था कि अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो लेस देन ₹200 है, तो फिर आपको हमेशा टैक्स इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब केसेस बताया था। एंड जो 31(3) का क्लॉज सी था वो बोला था कि बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करना है, किसे इशू करना है, एंड उसके कंटेंट क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 31(3)D से लेके 31(3)G तक, जो कि हमें बताता है वाउचर्स के बारे में। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप के वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला देखते हैं 31(3)D। ठीक है, जो बोलता है हमें रिसिप्ट वाउचर के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे पहले फ्रेंड्स? रिसिप्ट वाउचर के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, अगर आपने सप्लाई की है, ठीक है, आप कोई चीज का सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, आप कोई चीज का सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो सप्लाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, बट सम एक्टिविटी ऑलरेडी हैव बीन डन। कुछ एक्टिविटी हुई है बट सप्लाई अभी तक नहीं हुई है। सप्लाई का टैग हम नहीं दे सकते, टैक्सेबल इवेंट अराइज नहीं हुआ है, बिकॉज टैक्सेबल इवेंट इज द सप्लाई। सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, ठीक है, तभी हम टैक्स इनवॉइस इशू कर पाएंगे। बट अभी तक सप्लाई नहीं हुई है, कुछ एक्टिविटी जरूर हुई है बट सप्लाई नहीं हुई है। तो उस केस में, ठीक है, अभी सामने वाला सपोज हमें पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एविडेंस दैट पेमेंट, कि हाँ भाई आपने मुझे पेमेंट कर दी है, ठीक है, उस केस पे हमको रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ता है सप्लायर को। ठीक है, सप्लायर को एडवांस रिसिप्ट के केस में क्या करना पड़ता है? रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ता है। ठीक है, ये प्रूफ देने के लिए कि ठीक है सप्लाई तो नहीं हुआ है, टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते, बट आपने आपका पेमेंट कर दिया है। ठीक है, देखो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन क्या किया? ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट, ठीक है, उसने क्या किया? एडवांस पेमेंट रिसीव किया। एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने एडवांस पेमेंट रिसीव किया, वो क्या करेगा? इशू रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, वो क्या करेगा फ्रेंड्स? रिसिप्ट वाउचर इशू करेगा। ठीक है, ओनली टू एविडेंस द पेमेंट, ओनली टू एविडेंस द पेमेंट, कि आपने पेमेंट की है उसका प्रूफ है कि आप लोग रिसिप्ट वाउचर ले जाइए। ठीक है मैंने एक रिसिप्ट वाउचर है, उस पे फॉर्मेट में होगा, उसमें लिख देना है कि हाँ सामने वाले ने इतना पेमेंट किया है, दैट्स इट। ठीक है, तो फिर अभी बोलोगे मैम अभी रिसिप्ट वाउचर में क्या रेट ऑफ टैक्स रहेगा, इंट्रास्टेट रहेगा, सब कुछ रहेगा? हाँ, रिसिप्ट वाउचर भी एकदम टैक्स इनवॉइस की तरह बनता है, एंड उस पे भी सब कुछ मेंशन होता है। तो फिर आप बोलोगे सप्लाई जब नहीं हुआ है, अगर हमें रेट नहीं पता होगा, तब प्लेस ऑफ सप्लाई पता नहीं होगा, तो फिर हम कैसे लगाएंगे? इंटरस्टेट लगाएंगे या इंट्रास्टेट लगाएंगे? अभी तो सब कुछ सिर्फ कुछ ही एक्टिविटी हुई है, या फिर कुछ एक्टिविटी ही नहीं हुई है, बस किसी ने आया मुझे बोला कि आप 2 लाख रुपया रख लो, और 15 दिन बाद डिसाइड करते हैं कि मैं बोल दूंगा मुझे क्या चाहिए, उस जगह पे पहुंचा देना। ठीक है, तो ना प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइडेड है, ना वो क्या लेगा वो पता है, तो ना मुझे रेट पता है, ना मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई पता है। अभी सपोज मिस्टर एक्स मेरे शॉप में आया, ठीक है, मेरा जो सीमेंट है उस पे लगता है 28% जीएसटी, और जो रॉड है उस पे लगता है 18% जीएसटी। ठीक है, उसने मुझे कहा कि मैं घर बना रहा हूँ एंड आप 1 लाख रुपया रख लीजिए, नेक्स्ट वीक मैं सामान लेके जाऊंगा। मैंने बोला क्या सामान लोगे? वो बोला मैं बताता हूँ, मैं आऊंगा और मैं लेके जाऊंगा, आप पेमेंट रख लीजिए। ठीक है, मैंने बोला कहाँ पे डालना है? उसने बोला मैं बताता हूँ, उड़ीसा में डालना है या बाहर डालना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अभी देखो, अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि वो रॉड लेगा या सीमेंट लेगा? मुझे कैसे पता चलेगा वो इंट्रास्टेट सप्लाई करवाएगा या इंटरस्टेट करवाएगा? तो मैं रिसिप्ट वाउचर किस बेसिस पे काटूं? ठीक है, तो आपको जब रेट
डिटर्मिनेबल नहीं होगा या फिर जब नेचर ऑफ सप्लाई पता नहीं होगा तो आपको रिसीव वाउचर के केस पे क्या डीम करना है फ्रेंड्स, जो आपका रेट ऑफ टैक्स होगा वो 18% होगा मिनिमम, एंड जो नेचर ऑफ सप्लाई है वो इंटरस्टेट होगा। दैट मीन्स आपको IGST लगवाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। दैट मीन्स सिंपली अगर बोलूं, कोई सप्लायर है एंड अगर वो एडवांस रिसिप्ट कर रहा है, ठीक है, वो सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा ना, और टैक्स पर्पस के लिए ही हम एडवांस रिसिप्ट काट रहे हैं, ठीक है, उसके लिए वाउचर्स दे रहे हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो एंड आपको कोई एडवांस पेमेंट करता है, आप सप्लायर हो, तो आपको उसको रिसिप्ट वाउचर देना पड़ेगा, एंड रिसिप्ट वाउचर में आपका रेट ऑफ टैक्स एंड आपका नेचर ऑफ सप्लाई भी मेंशन होना चाहिए, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, ठीक है। तो अगर वो चीज डिटर्मिनेबल है तो ओरिजिनल लिख दो, अगर नहीं है तो फिर आपको मिनिमम 18% पे टैक्स लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टीम की जो सप्लाई हुआ है वो इंटरस्टेट हुआ है एंड आपको IGST कलेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको 18% रेट पे IGST कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है? अभी देखिए बुक पे क्या दिया है, देखो क्या दिया है। रिसीव वाउचर सेक्शन 31(3) क्लॉज D रीड विथ रूल 50। रूल 50 के साथ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन सेल on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both issue a receipt voucher evidencing receipt of such payment। ठीक है, आपने जब भी एडवांस रिसीव किया, ठीक है, सप्लाई रजिस्टर्ड होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर वो एडवांस पेमेंट रिसीव करता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इशू ए रिसिप्ट वाउचर एविडेंसिंग रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट, उसको रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ओनली टू एविडेंस दैट पेमेंट, कि हाँ उसने वो पेमेंट किया है, ठीक है। फिर देखो पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिप्ट वाउचर, सब चीज रहेगा, ठीक है। नेम, एड्रेस, GSTN ऑफ द सप्लायर, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, सप्लायर का पूरा डिटेल्स रहेगा, ठीक है। देन एक कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16, और जो रिसीव वाउचर है उसका भी सीरियल नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, किस दिन इशू हो रहा है। नेम, एड्रेस, GSTN इफ रजिस्टर्ड, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर उसका भी डिटेल्स दो। और क्या था, अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन, आपने कितना अमाउंट का एडवांस लिया है वो भी दो, ठीक है। फिर आपको रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। फिर स्टेट है, सेंट्रल है, इंटीग्रेटेड है, UTS ऐसे क्या है वो सब चीज लिखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है तो क्या 18% प्लस IGST, ठीक है। फिर क्या बोला, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड, ठीक है। इंटर है या इंट्रा है, आपको स्टेट एंड उसका कोड भी देना पड़ेगा। वेदर द टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। एंड द सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स कि जो रिसिप्ट वाउचर है वो डिट्टो टैक्स इनवॉइस की तरह ही दिखेगा, बट इतना है कि एडवांस पेमेंट के लिए होगा एंड एक्चुअल सप्लाई के लिए नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, देखो, where at the time of receipt of advance rate of tax और नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, ये मैंने आपको बोला, ठीक है, कि एडवांस रिसिप्ट करते टाइम, ठीक है, अगर आपको रेट ऑफ टैक्स नहीं पता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सीमेंट या फिर रॉड का, ठीक है, और नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, वो अगर हम डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं, देन where at the time of receipt of advance rate of tax is not determinable, tax shall be paid at the rate of 18%, ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम ओनली सीमेंट पे ही 28% लगता है, बट बाकी जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पे मैक्सिमम 18% रेट ही लगता है, ठीक है, इसीलिए वो 18% लिया है। नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, अगर नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता तो सेम सेल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई, उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे। तो अगर आपको रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई पता नहीं है तो फिर आपको रिसीव वाउचर में जो एडवांस रिसीव किए हो, जिसके लिए आप वाउचर काट रहे हो, उस पर आपको 18% IGST चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम अगर इंटरस्टेट नहीं होके बाद में इंट्रास्टेट हो गया या फिर रेट ऑफ टैक्स मेरा कम लग गया तब क्या होगा, उसने तो लगा दिया होगा मेरे से IGST। अरे बाबा अभी पढ़ेंगे ना रिफंड वाउचर, देखो क्लॉज E, देखो D क्लॉज समझ में आया, क्लियर है। क्लॉज E देखो, रिफंड वाउचर सेक्शन 31(3) सब क्लॉज E रीड विथ रूल 51, ठीक है। रिसीव वाउचर रूल कितना पड़े 50, रिफंड वाउचर का रूल 51, ठीक है। देखो, when on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both the registered person issues a receipt voucher, ये तो क्लियर है कि अगर एडवांस पेमेंट रिसीव किया तो सप्लायर को रिसीव वाउचर इशू करना पड़ेगा, क्लियर है। बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मेड एंड नो टैक्स इनवॉइस इज इशूड इन परसुएंस देयरऑफ,
आपने एडवांस तो ले लिया, रिसीव वाउचर भी दे दिया, बाद में आपने सप्लाई ही नहीं किया, ठीक है, या फिर आपने सप्लाई भी किया लेकिन रिसीव वाउचर के अगेंस्ट में टैक्स इनवॉइस मुझे इशू नहीं किया, उस केस पे क्या होगा, रिफंड वाउचर आपको इशू करना पड़ेगा, दैट इज सप्लायर को रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। The said registered person may supply to the person who had made the payment a refund voucher against such payment. उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, रिफंड वाउचर बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगेंस्ट सच पेमेंट, मतलब उस रिसिप्ट वाउचर के अगेंस्ट में ही उसको रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया एक सप्लायर है, ठीक है, एक रिसिपेंट है, ठीक है। रिसिपेंट ने क्या किया, एडवांस पेमेंट कर दिया सप्लायर को, ठीक है। तो क्लॉज डी के अकॉर्डिंग अभी सप्लायर क्या देगा, रिसीव वाउचर देगा, दे दिया। अभी क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, अभी सप्लाई होना चाहिए, इससे रिसीव वाउचर दे दिया, फिर सप्लायर का काम था उसको सप्लाई करने का, इसने क्या सप्लाई नहीं किया, या फिर सप्लाई किया बट टैक्स इनवॉइस नहीं दिया। अभी क्या होगा, सप्लायर को रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, जितना का वो रिसीव वाउचर इशू किया था उतना का ही उसे रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। एंड रिफंड वाउचर में उसे मेंशन करना पड़ेगा, ये जो रिसीव वाउचर का सीरियल नंबर होगा ना फ्रेंड्स, सीरियल नंबर हमने पढ़ा, रिसीव वाउचर में सीरियल नंबर रहेगा, जैसे कि टैक्स इनवॉइस में रहता है, वो सीरियल नंबर इस पे मेंशन करके बोलेगा कि अगेंस्ट दैट रिसीव वाउचर आई एम इशूइंग दिस रिफंड वाउचर, तभी तो वो कैंसिल होगा ना, ठीक है, क्लियर है। देखो पर्टिकुलर्स ऑफ रिफंड वाउचर, देखो नेम, एड्रेस एंड जीएसटी ऑफ द सप्लायर, ये तो रहेगा ऑफ कोर्स, उसका सीरियल नंबर भी रहेगा, आपका रिफंड वाउचर का डेट ऑफ इशू रहेगा, ठीक है, अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो उसका डिटेल्स, नंबर एंड डेट ऑफ रिसिप्ट वाउचर इशूड, आपको रिसिप्ट वाउचर का जो नंबर था एंड कब इशू हुआ था वो आपको लिखना पड़ेगा रिफंड वाउचर में, कि किसके अगेंस्ट में वो जो रिफंड वाउचर इशू हो रहा है वो कौन से रिसीव वाउचर के अगेंस्ट में इशू हो रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिफंड इज मेड, एंड कौन से गुड्स के अगेंस्ट में आपका रिफंड हो रहा है, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ रिफंड मेड, ऐसा नहीं हो सकता ना, सपोज उसने मुझे 1 लाख दिया था एडवांस बट मैंने उसे 50 या 60,000 का ही सप्लाई किया, या फिर सप्लाई पूरा किया बट 50-60,000 का ही इनवॉइस इशू किया, तो रिफंड वाउचर कितना का देंगे, रिमेनिंग का 50 या 40,000, अगर 60 का सप्लाई किया तो 40,000 का रिफंड वाउचर देंगे ना, तो लिखना पड़ेगा कितना अमाउंट का रिफंड हो रहा है। देन रेट ऑफ टैक्स भी देंगे एंड अमाउंट ऑफ टैक्स पेड वो भी रहेगा, वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस ये भी रहेगा, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ये चीज भी रहेगा। क्लियर है, एक बार कॉपी से देखो समझ जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए रिफंड वाउचर है, ठीक है, रिफंड वाउचर क्या हुआ, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, रिसीव्स एडवांस पेमेंट, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या क्या एडवांस पेमेंट रिसीव किया रिगार्डिंग सम सप्लाई, तो क्या करेगा, क्लॉज डी के हिसाब से वो रिसीव वाउचर इशू कर देगा, ठीक है, क्लॉज डी के अकॉर्डिंग रिसीव वाउचर इशू कर दिया, बट अभी क्या हुआ, दो चीज, आइदर सप्लाई नॉट मेड, ठीक है, आइदर सप्लाई नहीं हुआ या फिर इनवॉइस नॉट इशूड, ठीक है, आइदर सप्लाई नहीं हुआ या फिर सप्लाई हुआ बट टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हुआ रिसीव वाउचर के अगेंस्ट में, ठीक है, उस केस पे क्या करना पड़ेगा, नाउ द सप्लायर इज इशू ए रिफंड वाउचर फॉर द सेम, उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। आइए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, आप लोग का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक सप्लायर है एंड द नेम ऑफ द सप्लायर इज मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स सप्लायर है और रिसिपेंट है मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर वाई ने क्या किया, एक्स को कुछ एडवांस पेमेंट दिया, ठीक है, सपोज इसने ₹5 लाख का दिया, ठीक है, सपोज ₹5 लाख का उसने एडवांस पेमेंट दिया। अभी सप्लायर क्या किया, रिसिपेंट को वो रिसीव वाउचर इशू कर दिया, ₹5 लाख का रिसीव वाउचर इशू कर दिया, ठीक है। नाउ अभी क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने उसे कुछ सप्लाई नहीं किया, ठीक है, दो केस हो सकता है, आइदर उसने कुछ भी सप्लाई नहीं किया, ठीक है, आइदर उसने कुछ भी सप्लाई नहीं किया, नो सप्लाई एट ऑल, या फिर उसने 50% सप्लाई किया, ठीक है, हम दोनों केस देखेंगे। अगर उसने कुछ भी सप्लाई नहीं किया या फिर उसने इनवॉइस नहीं दिया अगेंस्ट सच सप्लाई, ठीक है, सप्लाई किया बट उसने टैक्स इनवॉइस नहीं दिया, उस केस पे उसे क्या करना पड़ेगा, फुल अमाउंट का, अगर वो कुछ भी सप्लाई नहीं किया है तो उसे 5 लाख का क्या करना पड़ेगा, रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसे रिफंड वाउचर में लिखना भी पड़ेगा कि जो रिसीव वाउचर था इसका सीरियल नंबर क्या था,
ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ रिफंड क्या है, दैट इज 5 लाख। ठीक है, लेकिन अगर वो 50% सप्लाई कर देते तो उसने कितना का सप्लाई कर दिया, 2.5 लाख का उसने सप्लाई कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी वो रिफंड वाउचर कितना का इशू करेगा, वो 2.5 लाख का रिमेनिंग रिफंड वाउचर इशू करेगा। ठीक है, और सीरियल नंबर भी दे देगा, रिसीव वाउचर का जो सीरियल नंबर था वो रिसीव वाउचर का सीरियल नंबर भी दे देगा। ठीक है, तो जितना अमाउंट का सप्लाई नहीं हुआ है उतना अमाउंट का वो रिफंड वाउचर इशू करेगा अगेंस्ट दैट रिसिप्ट वाउचर। क्लियर है? ठीक है, क्लॉज डी एंड क्लॉज ई क्लियर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, रिसीव वाउचर एंड रिफंड वाउचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिकली भी ये चीज़ बहुत काम आता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वाला है एफ एंड जी, एक साथ पढ़ेंगे, जो कि हमें बताता है पेमेंट वाउचर के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ लिया रिसीव वाउचर, फिर पढ़ लिया रिफंड वाउचर, अभी देखो पेमेंट वाउचर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर देखिए, बुक में जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया है, तो पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली कॉपी से बता देती हूँ, फिर हम लोग बुक रीड करेंगे। ओके, देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, चार्जेस ऑफ जीएसटी में क्लियर है, सेक्शन 9, 3 एंड 4 वाला जो चीज था, 5 वाला एग्रीगेटर वाला भी था। ठीक है, आरसीएम में हम लोग ये सब चीज पढ़े थे। तो आरसीएम के केस में क्या होता है, आरसीएम के केस पे जो रिसिपेंट होता है वो टैक्स पे करता है, ये चीज तो क्लियर है आप लोग को। ठीक है, तो आरसीएम में आइदर सप्लाई रजिस्टर्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज जब अनरजिस्टर्ड होता है, जो 9(4) वाला केस था वो यही बोलता था ना कि जहाँ सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, वो वाला केस सब बताता था सर्विसेज का। ठीक है, तो अगर सप्लाई रजिस्टर्ड भी हो सकता है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो रिसिपेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन, तभी तो टैक्स इनवॉइस इशू करता है ना और टैक्स पेमेंट करता है, तो रिसिपेंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, बिकॉज देखो रिसिपेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपेंट का रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, बिकॉज तभी तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा ना एंड टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज इनवॉइस टू बी रेज बाय द रिसिपेंट ओनली, हाँ क्योंकि रिसिपेंट टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। ठीक है, टैक्स टू बी पेड बाय रिसिपेंट, ऑफ कोर्स अगर वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है, तो फिर रिसिपेंट ही आरसीएम के केस में पे करता है, ये भी चीज क्लियर है। ठीक है, देखो नाउ अभी ये जो एक इनवॉइस इशू करेगा ना फ्रेंड्स, अभी जो रिसिपेंट है वो कुछ इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, आप रिसिपेंट हो, मैं सप्लायर हूँ, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैंने आपको सप्लाई किया, तो आरसीएम पे टैक्स लगेगा। ठीक है, आप जो मेरे से टैक्स कलेक्ट करोगे, आप मेरे को कुछ तो डॉक्यूमेंट दोगे ना, आप मेरे से जो टैक्स चार्ज करोगे आप मुझे कुछ तो लिख के दोगे ना, वाउचर हो या इनवॉइस हो, कुछ तो दोगे ना, तो वो कब वाउचर देगा कब इनवॉइस देगा वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर इट इश्यूज टैक्स इनवॉइस। ठीक है, जो रिसिपिएंट है हमारा रजिस्टर्ड, जो आरसीएम पे टैक्स पे कर रहा है, वो क्या करेगा, आइदर टैक्स इनवॉइस इशू करेगा या फिर पेमेंट वाउचर इशू करेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज इशू करेगा। तो बोला कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, मतलब मेरा रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है एंड मेरा जो सप्लायर है, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो सप्लाई लिया है, रिसिप्ट किया है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अगर R2R केस है तो फिर उसको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा एंड अगर UR2R है तो फिर उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस पे आपका आता है पेमेंट वाउचर। ठीक है, जब आरसीएम बेसिस पे रिसिपिएंट किससे सप्लाई लेता है, सप्लायर एक रजिस्टर्ड पर्सन हो एंड आरसीएम पे अगर पेमेंट हो रहा है तो फिर जो रिसिपिएंट है उसको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ता है। ठीक है, अभी बुक से पढ़ो, आप लोग को ज्यादा क्लियरेंस समझ में आएगी। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला, इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर सेक्शन 31(3)(f) एंड G रीड विथ सेकेंड प्रोविजन ऑफ रूल 46 एंड रूल 52। ठीक है, देखो The recipient is liable to pay tax on reverse charge basis where he receives supplies of such goods or services or both which are notified for reverse charge purposes। ठीक है, 9(3) एंड 9(4) में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं। ठीक है, कैस्यू नट्स था, टबेको था, बहुत सारे थे ना जो कि सिलेबस में नहीं थे, बस 4-5 नाम थे। ठीक है, तो नोटिफाइड गुड्स था एंड जो नोटिफाइड सर्विसेज था वो 14 सर्विसेज था, वो तो हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था, जीटीए सर्विस, सर्विस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, बहुत सारे थे। तो बोला गया जो नोटिफाइड गुड्स एंड नोटिफाइड सर्विसेज है वहाँ पे हमको आरसीएम पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है,
सच सप्लाईज कैन बी रिसीव फ्रॉम ए रजिस्टर्ड और एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो सप्लायर क्या हुआ, रजिस्टर्ड भी हो सकता है एंड अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, ठीक है। फर्दर, ए बिल्डर और promoter is required to pay GST on reverse charge basis under 9(4) in one or more of the following cases। ठीक है, बिल्डर और प्रमोटर मस्ट परचेज 80% ऑफ इनपुट। ये हम आईटीसी में पढ़ेंगे, इसका भी कुछ काम नहीं है। देखो, Invoice to be issued by recipient if he is liable to pay tax under section 9(3) or 9(4) and receives supplies from an unregistered person। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रहा है, मतलब जो सप्लायर है अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम shall issue an invoice in respect of goods or service or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or service or both. Thus, the recipient liable to pay tax by virtue of section 9(3) has to issue invoice only when supplies have been received from an unregistered supplier। ठीक है, फिर बोला पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर टू बी इशूड बाय रिसिपिएंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट इफ ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) और रिवर्स चार्ज में अगर दे रहा है तो फिर उसे पेमेंट वाउचर का भी इशू करना पड़ेगा जब सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन हो। बिसाइड्स, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier। ठीक है, सप्लायर रजिस्टर्ड है एंड आप क्या कर रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आप एक पेमेंट वाउचर इशू कर दो। क्लियर है। फिर देखो, पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट वाउचर क्या रहेगा फ्रेंड्स, एग्जैक्टली सेम रहेगा। सीरियल नंबर रहेगा, सप्लायर का डिटेल्स रहेगा, रिसिपिएंट का डिटेल्स रहेगा, गुड्स का भी डिटेल्स रहेगा, सर्विसेज का डिटेल्स रहेगा, आपका HSN कोड रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन रहेगा, अमाउंट रहेगा, टैक्स रहेगा, टैक्स का अमाउंट रहेगा, रेट ऑफ टैक्स रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, सिग्नेचर भी रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। पेमेंट वाउचर का सीरियल नंबर भी रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे आपका जो 31(3) का जो क्लॉज था A to G तक वो यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स। इसके बाद 2-3 रूल्स है, ठीक है, जैसे कि हम लोग 51 से 53 तक पढ़े। रूल 55 एक है जो कि हमें डिलीवरी चालान के बारे में बताता है, ठीक है। तो ऐसे 2-3 स्पेशल केसेस और हैं जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपका जो 31 सेक्शन जो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी जो रूल्स है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।